अब ये वो यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी देता है, हर गुंडे को चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं। मैं आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। आज उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, बल्कि अपराध अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है। और बाबा ये भी कहते हैं कि संभल एक सच्चाई है, संभल आस्था का प्रतीक है, और जिन लोगों ने भी संभल के विकास को वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद एक बार फिर धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ नया विवाद सामने आया है। शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर से सटे कब्रिस्तान की 8 बीघा जमीन पर कथित अवैध कब्जों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसकी नपाई कराई। इस दौरान पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। दरअसल श्री कल्की सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष त्यागी एडवोकेट द्वारा 12 दिसंबर को जिलाधिकारी से शिकायत की गई थी। सुभाष त्यागी ने कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान और दुकानों के निर्माणों का आरोप लगाया था। साथ ही आरोप लगाया गया था कि इन्हीं मकानों और दुकानों की छतों के ऊपर से संभल हिंसा के दौरान पथराव किया गया था। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि पहले मौखिक और फिर लिखित शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग की टीम से गाठा संख्या 32/2 की पैमाइश कराई गई। यह गाठा कुल 4780 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है और राजस्व रिकॉर्ड में 100% कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। डीएम ने बताया कि पैमाइश के दौरान कब्रिस्तान की भूमि पर बने 22 मकान और दुकानों को चिन्हित किया गया है। इनके मालिकों को नोटिस जारी कर उनके दस्तावेज मांगे जाएंगे। प्रस्तुत दस्तावेज यदि विधिक और संतोषजनक नहीं पाए गए तो नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बताया कि इन कब्जों में कुछ तो 60 से 65 वर्ष पुराने बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ अपेक्षाकृत नए हैं। लेकिन पूरे गाटा में कहीं भी मकान या दुकान दर्ज नहीं है। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि लगभग 4200 वर्ग मीटर भूमि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज है, जबकि मौके पर बड़े मकान और व्यावसायिक दुकानें बनी हुई। प्राथमिक जांच में भूमाफियाओं द्वारा कब्रिस्तान की भूमि की प्लॉटिंग कर बिक्री किए जाने की आशंका है। 20 से ज्यादा लेखपाल और राजस्व कर्मी पैमाइश और जांच कार्यों में लगे हैं। प्रारंभिक तौर पर 20 से 25 मकान और दुकानें दिखाई दे रही हैं। नोटिस का जवाब नहीं देने पर बुलडोजर एक्शन होगा। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद को लेकर हुए विवाद को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई है। मौके पर 10 थानों की पुलिस फोर्स, 8 से 9 थाना प्रभारी, 5 इंस्पेक्टर, 1 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी आरएएफ तैनात रही। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर नजर रखने के साथ ही एलआईयू की टीम भी सक्रिय है। वहीं स्थानीय निवासी डॉक्टर फिरोज ने बताया कि उनका परिवार 3 पीढ़ियों से यहां पर रह रहा है। मेरे पास बैनामा और स्वीकृत नक्शा है, प्रशासन उनका पक्ष भी सुने। वहीं मोहम्मद गुलाम वारिस ने दावा किया कि उनका परिवार 5वीं पीढ़ी से वहां निवास कर रहा है और उनके पास भी संबंधित कागजात हैं। प्रशासन का कहना है कि अगला कदम नोटिस के जवाब और दस्तावेजों की जांच के बाद ही उठाया जाएगा। यानी अगर सही दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए तो फिर
बाबा का बुलडोजर गरजेगा। दर्शकों, संभल और उसके बाद बरेली, इन दोनों जगहों पर कुछ असामाजिक तत्वों ने साजिश की थी कि यूपी में फिर से दंगे हों, कर्फ्यू लगे, सड़कें जाम हो। लेकिन बाबा कहते हैं न कर्फ्यू लगेगा, न सड़क जाम होगी, और जो भी विकास के कार्यों में बैरियर बनेगा उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली का वो मौलाना जो भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, उसको भी सबक सिखाया। और बाबा ने यह भी कहा कि दंगाइयों का इलाज कैसे होता है वो बरेली के मौलाना से जाकर पूछ लो। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई, ओह, दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब। दर्शकों, इसके अलावा योगी ये कहते हैं जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। संभल एक सच्चाई है, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे भगवान ने जिसको आंखें दी हैं आकर देखे कि क्या हुआ था संभल में। और दर्शकों, योगी ये कहते हैं ये संभल में जो रातों रात मूर्ति मिली, कुएं मिले, क्या वो प्रशासन ने वहां पर बना दिए रातों रात? और योगी ये कहते हैं उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? सुनिए क्या कह रही हो। क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। दर्शकों, बाबा ये कहते हैं कि हमारे 5000 वर्ष पुराने पुराणों में भी संभल का उल्लेख है। कब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज मौजूद है। और हम तो केवल यही कह रहे हैं जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। सुनिए क्या कह रही हो। 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। दर्शकों, इसके अलावा योगी ये कहते हैं कि जिन लोगों ने संभल को विकास से वंचित किया था, जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था, उन पापों की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। और दर्शकों, योगी ये कहते हैं आजादी के बाद संभल के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने क्या पाप नहीं किया? संभल में कांग्रेस सामूहिक हत्या करवाती थी और सपा उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। याद करना संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी
उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तो दर्शकों, संभल में हुई हिंसा के बाद से लेकर के अभी तक लगातार वहां पर कार्रवाई जारी है। कभी कुएं मिलते हैं, कभी मंदिर मिलते हैं, जब खुदाई होती है तो बहुत कुछ मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं खोदो मत, खोदोगे तो क्या मिलेगा। लेकिन योगी ये कहते हैं कि जब खोद रहे हैं, कुछ मिल रहा है, तो क्या प्रशासन ने वो रातों रात बना दिया? भाई कुछ तो सच्चाई होगी, और सच्चाई है इसीलिए वो 450 पन्नों की रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ के पास में है, जिनमें सब कुछ बताया गया है। उसमें सब कुछ ये लिखा है कि कैसे संभल में नरसंहार हुआ था, कैसे वो आबादी जो संभल में कभी 40-45% हुआ करती थी हिंदुओं की, आज 15 से 20% बच गई है। वो क्या कारण थे, सब कुछ उसमें है। और इसीलिए संभल में जो कार्रवाई हो रही है, दर्शकों, प्रशासन तो ये कह रहा है हम पहले जांच करेंगे, हम ये देखेंगे कि वहां पर क्या था। अगर अवैध है तो फिर कब्जा तो हटाना पड़ेगा, फिर बुलडोजर चलेगा। या तो खुद हट जाओ, नहीं तो फिर बुलडोजर चलेगा, फिर चिल्लाना मत। और यही कहते हैं योगी। विधानसभा में खड़े होकर भी उन्होंने यही कहा, ये जितने भी भूमाफिया हैं, ये जितने भी जो अवैध कब्जा करके अपने घर बनाते हैं और फिर मजे से वहां पर रहते हैं, उनको छोड़ूंगा तो नहीं। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है संभल में, उस पर रहेगी नजर। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।